आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन IFRS 10, जिसे हम कंसोलिडेशन की जाती है ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर। आइए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये मैं थोड़ा बहुत F3 के लेवल से फिर F7 के लेवल पर जाऊंगी। तो F3 के लेवल का पहले अगर बताया जाए, यानी वो बेसिक ही कहा जाएगा, जो कि होगा F3 के लेवल का, उसे हम कहते हैं। उसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। आइए जो कि बेसिक के अंदर होती हैं, क्योंकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एडवांस के अंदर आ जाएगा और फाइनेंशियल पोजीशन वैसी ही रहेगी। ठीक है। पेरेंट कंपनी एक्वायर करती है सब्सिडी को। ठीक है। ग्रेटर दैन 50% शेयर्स एक्वायर किए जाते हैं सब्सिडी के, तो ही पेरेंट कंपनी के पास अथॉरिटी आती है उसकी प्रिपेयर कौन करता है कंसोलिडेशन स्टेटमेंट? प्रिपेयर करता है कंसोलिडेशन स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी जो है वो प्रिपेयर करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है। और कंसोलिडेशन कहते किसे हैं? कंसोलिडेशन पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी, यानी पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके जो अकाउंट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है और इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, यानी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती हैं उसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये हम सब करते हैं ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। और बाकी कंसोलिडेशन के बारे में और देखा जाए तो कंसोलिडेशन IFRS 10 है, जो कि हमने आपको ऊपर बता दिया। सब्सिडी के ऊपर कंट्रोल होता है हमारा IFRS 3 के अंदर, और IFRS 10 के अंदर हम ये देखते हैं। जबकि एसोसिएट पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है AIAS 28 का, जो कि इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंट्स में देखा जाता है। एसोसिएट का हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देंगे, और अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात होंगी तो ये F3 के अंदर ही आता है। ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं किसे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं पावर टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग। ओके, पावर टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग। 20% से ग्रेटर और 50% से लेस देन शेयर्स अगर हमने शेयर्स पे हमने इन्वेस्ट किया है, सही है, तो हम ऐसी इन्वेस्टमेंट को एसोसिएट कहते हैं, जिस पे हमारा सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन लेस देन 20% है तो इसे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सिंपल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो हम IAS 22 और IFRS 9 के अंदर पढ़ेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर ना कोई कंट्रोल होता है और ना ही कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। पेरेंट कंपनी जब 70% एक्वायर करती है, तो पेरेंट कंपनी 70% एक्वायर करती है, और बाकी के जो 100% में 70% एक्वायर करने के बाद जो 30% शेयर्स बचते हैं उसको हम NCI कहते हैं। ठीक है, जो कि सब्सिडरी के पास होता है। और NCI का मतलब क्या होता है? NCI वो होता है जिसमें हमारे बाकी के जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, तो 30% शेयर्स जो होते हैं उनके पास होते हैं। सही है। जिस पे हमारा किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से ये बात समझ में आती है कि हमारा उनके ऊपर कोई क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं होता। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन की। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, और ग्रुप स्ट्रक्चर उसका ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती हैं? 1 कैश कंसिडरेशन, 2 शेयर्स, 3 लोन स्टॉक, 4 डेफर कंसिडरेशन, 5 कंटीजेंट कंसिडरेशन।
अच्छा, बेसिक अगर मतलब यानी F7 F3 के लेवल की बात की जाए तो कैश कंसिडरेशन, इशुएंस ऑफ शेयर्स, इशुएंस ऑफ लोन स्टॉक, ये सब कुछ आता है। लेकिन अगर डेफर कंसिडरेशन और कंटीजेंट कंसिडरेशन यानी फर्दर और दो चीज़ों की बात की जाए जो कि हम F7 के लेवल में पढ़ रहे होते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ NCI, फेयर वैल्यू ऑफ NCI या तो हमें कभी गिवन होगी, सही है, अगर ना गिवन हो तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट होगी जो कि कैलकुलेट की जाएगी, या तो उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी तो फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट होगी। गुडविल के दो तरीके के मेथड, एक फुल गुडविल मेथड होता है और एक प्रोपोर्शनेट मेथड होता है। एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हमारे पास चार तरीके की होती है। एक इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग है इन गुड्स, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग इन गुड्स को हम कहते हैं कि जो सब्सिडी और पेरेंट्स के दरमियान ट्रेडिंग हो रही होती है। सब्सिडी अगर पेरेंट को सेल करता है या पेरेंट सब्सिडी को सेल करता है तो दोनों में से जो भी एक दूसरे को सेल कर रहा होता है तो इसे हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग इन गुड्स। यानी इंट्रा से ये समझ में आता है अगर देखा जाए तो कि इंट्रा का मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर ही, यानी दोनों कंपनी जब मर्ज हो जाती है तो वो एक कंपनी बन जाती हैं, तो कंपनी के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। और इंटर कंपनी रिसीवेबल्स और पेबल्स, इंटर कंपनी का मतलब क्या है, इंटर कंपनी यानी कंपनी के बाहर जितने भी हमारे रिसीवेबल्स एंड पेबल्स हैं उसकी एडजस्टमेंट्स। इंट्रा ग्रुप ट्रांसफ़र ऑफ नॉन करेंट एसेट, इंटर ग्रुप यानी नॉन करेंट एसेट ट्रांसफ़र किए जाते हैं सब्सिडी को। अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडी को किसी किस्म का नॉन करेंट एसेट दे रही है तो वो सिर्फ ट्रांसफ़र कर रही है, इसकी एडजस्टमेंट्स। और इंट्रा ग्रुप लोन स्टॉक की एडजस्टमेंट्स, वही है। इन्वेस्टमेंट होगी यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट की, तो F7 के लेवल की है मैंने जैसा कि आपको बताया। तो अगर देखने में हमें आएगी तो हम ये भी करेंगे, देखने में आएगी कि हम ये करेंगे, ओके। कंसोलिडेशन, रिटेन अर्निंग, फेयर वैल्यू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है, यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन का। और आगे की हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एडजस्टमेंट्स बताऊंगी, जो हमारी 4 एडजस्टमेंट्स हैं वो बताऊंगी। और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे फेयर वैल्यू ऑफ NCI निकालना, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट वगैरह, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी किस तरीके से निकाली जाती है, ये सब कुछ रिटेन अर्निंग। पहले हर एक चीज़ को ना निकालना सिखाऊंगी, एक चीज़ को निकालना सिखाऊंगी। तो फिर ताकि हम जब पहले हम उन चीज़ों पे अपना पक्का हाथ करेंगे, फिर जब हम उनको पूरा कर लेंगे तो फिर हम आगे जो है अपना बढ़ेंगे और फिर हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे, ओके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे कहाँ कहाँ ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की। हो सकता है मैं बहुत अटक भी रही हूँ, बहुत कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज मेरी पहली क्लास है और मैं पहली बार अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ, तो इस वजह से दुआओं में याद रखिएगा। और अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और ना भी पसंद आए तो भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मुझे किन किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।